दंगे करवाते हैं, पाताल लोक वाले दंगे करते हैं, ये हमने लंबे समय तक देखा। यदि धरती लोक वाले यानी मिडिल क्लास का आदमी जो सुबह से रात अपनी रोजी रोटी की जुगत में लगा रहता है, जो 10 से 5 नौकरी या धंधा करने वाला आदमी है, जो अपनी ब्रेड एंड बटर की लड़ाई करने वाला आदमी है, वो इतना डरपोक और कमजोर आदमी है, वो कभी हथियार नहीं उठाएगा, कभी मारपीट नहीं करेगा। यदि ये मध्य वर्ग तलवार उठा ले, भाला उठा ले, लकड़ी उठा ले, लठ उठा ले और दूसरे समुदाय को मारने निकल जाए, इसका मतलब उस समुदाय को विश्वास हो चुका है कि अब अपने अस्तित्व के लिए लड़ना जरूरी है, और ये सांप्रदायिकता फिर किसी भी रूप में मन से नहीं जा सकती। अब यानी सांप्रदायिकता 2002 के बाद विचारों नहीं, संस्कारों के स्तर तक प्रहार कर रही है। अब ये कोई घटना नहीं है कि अचानक से हो गई, अब ये नियोजित प्रक्रिया है। सोच समझकर, प्लानिंग करके, उकसा कर, अवसर बनाकर सांप्रदायिकता को फैलाया जाता है। 2002 की बाद की सांप्रदायिकता राजनीति प्रेरित सांप्रदायिकता है, जहां वोट बैंक के लिए ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति करते हुए सांप्रदायिकता को बढ़ाया जाता है। जानबूझकर सोचे समझे तरीके से सांप्रदायिकता को फैलाया जाता है। ये 2002 के बाद की स्थितियों में दिखाई देता है। और ये सब चीजें ये दिखा रही थी कि 2002 के बाद से ही भारत में सांप्रदायिकता जो थी वो गंभीर बन चुकी थी, स्थायी बन चुकी थी, निरंतर बन चुकी थी। अब बस जरूरत थी उसके ऊपर हाथ रखने की। और पुरानी सरकार, वर्तमान सरकार से पुरानी सरकार, तमाम इच्छाओं के बावजूद, अब इच्छाएं तो सबकी होती हैं, जैसे राजीव गांधी पर जब शाहबानो केस में आरोप लगा कि उन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण किया है, उन्होंने मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बाईपास किया है, ऐसा उन्होंने कभी हिंदुओं के लिए नहीं किया। तो आप जानते होंगे योगी जी ने खुद राजीव गांधी की कई बार तारीफ करते हुए कहा है कि वो राजीव गांधी हैं जिनसे राहुल गांधी को कुछ सीखना चाहिए, उनके पापा ने ताला खुलवाया था पूजा के लिए अयोध्या का। अब आप समझिए, यानी राजीव गांधी भी ये समझते थे कि हिंदू बहुसंख्यक जनता के हितों को की अनदेखी नहीं की जा सकती। तो जब सरकार के या राजनीति को या ये समझ में आ जाता है कि भाई अब यदि इस देश पर राज करना है तो हिंदू हितों की बात करनी होगी, तो जब राजनीति पोलराइज्ड हो जाए, ध्रुवीकृत हो जाए, तो ऐसी स्थिति में बहुत स्वाभाविक है कि सांप्रदायिकता एक निरंतर परिघटना के तौर पर नजर आएगी या लगातार गहराती जाएगी। हम उसको नकार नहीं सकते। और मैं ये कह रहा हूं कि 92 से 2014 के दौर में जो तथाकथित सरकारें बनी, वो सारी सरकारें सेकुलरिज्म को, माइनॉरिटीज के हितों को मानने वाली सरकारें थी। इवन जो राइट विंग वाजपेयी जी की भी गवर्नमेंट्स बनती हैं, वाजपेयी जी, ठीक, राम मंदिर आंदोलन से डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनका जुड़ाव जो भी रहा हो, लेकिन ये माना जाता है कि वो हार्डकोर हिंदू लीडर के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं करते थे, और यही प्रोजेक्शन आडवाणी जी की महत्वाकांक्षा या एकमात्र इच्छा को कभी पूरा नहीं कर पाया, शायद इसलिए वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। तो ये जो दौर था, इस दौर में जो सरकारें हैं, वो सरकारें सांप्रदायिकता की स्थितियों को देख रही हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने की स्थिति में कहीं से भी नहीं। तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि 2014 के बाद सरकार सपोर्ट करने लगी सांप्रदायिकता का? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि 2014 के बाद सांप्रदायिकता की स्थितियां चरम पर इसलिए पहुंची हैं क्योंकि सरकार ने भले ही सांप्रदायिकता फैलाने वालों को, चरमपंथियों को फ्री हैंड ना दिया हो, लेकिन उन्होंने ये भी नहीं कहा है कि आपके खिलाफ कार्यवाही होगी। और इस दौर में जो राइट विंग हार्डकोर जो ऑर्गेनाइजेशन है, दक्षिणपंथी, कट्टरपंथी जो संगठन है, जिन पर कई संगठनों पर प्रतिबंध लगाने की बात भी चली, ठीक, तो हिंदू महासभा से लेकर, बजरंग दल से लेकर, श्री राम सेना से लेकर, बहुत सारी राइट विंग हार्ड ऑर्गेनाइजेशंस के नाम आते हैं। गोडसे को पूजने वाली संस्था है, ठीक है ना, वैदिक सभा है, ये सभा है, वो सभा है। चूंकि ये सारी संस्थाएं वर्तमान जो सरकार है उनसे डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली एसोसिएटेड या प्रोटेक्टेड नजर आती हैं, तो उनका मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो ऐसी सब घटनाओं को करने से बाज नहीं आती जो समुदाय विशेष के खिलाफ विद्वेष फैलाती हों या समुदाय विशेष को गलत नजरिए से प्रस्तुत करने की कोशिश करती। ये सब पहले भी होता था, इस बारे में इंकार नहीं किया जा सकता, लेकिन 2014 के बाद कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो सांप्रदायिकता की परिस्थितियों को या सांप्रदायिकता की जमीन को उर्वर बनाने का काम करती हैं। जैसे, ठीक, सबसे पहला मुद्दा तो गौरक्षा से जुड़ा है। इसके नाम पर अलग अलग समुदाय या अलग अलग समूह, ठीक है, हिंसात्मक घटनाओं को करते हैं, जिसमें कुछ बातें सही भी हैं, लेकिन कुछ जगहों पर यह देखा जाता है कि निरीह लोगों की भी हत्याएं होंगी। ठीक, शिक्षा के भगवाकरण का प्रयास, ये कहा जाता है
कि जानबूझकर एजुकेशन को इस ढंग से प्रोजेक्ट किया जाएगा जिसमें अकबर महाराणा प्रताप की कहानी नए तरीके से बताई जाएगी, शिवाजी औरंगजेब की कहानी नए तरीके से बताई जाएगी, मध्यकालीन इतिहास को नए तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। मैं उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता। तीसरे लेवल पर यह कहा जाएगा कि आप ये कह सकते हैं हिंदू मानवीकरण जो होता है, भारत माता की बात, वंदे मातरम, ठीक है ना। अब आप टीवी चैनल्स पे देखते हैं कि प्रवक्ता होते हैं दल विशेष के, वो कहते हैं वंदे मातरम कैसे नहीं गाओगे, गाना पड़ेगा। अच्छा बोलते हैं आप गा दो, मामला फंस जाता है। तो वंदे मातरम गाना पड़ेगा, हमारे अनुसार खाना पड़ेगा, हमारे अनुसार, ठीक है ना, आपको रहना पड़ेगा। तो ये जो लाइफस्टाइल थोपने का प्रयास है, ये कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को लाने की कोशिश करता है, या इसकी भी सांप्रदायिकता को बढ़ाने में भूमिका मानी जा सकती है। इसके अलावा ये देखा गया है कि धर्म विशेष के खिलाफ सोशल मीडिया पर जो दुष्प्रचार की प्रवृत्तियां बढ़ी हैं और सरकार ने उसके खिलाफ जितनी कार्यवाही होनी चाहिए उतनी कार्यवाही नहीं की है, ये बहुत चिंता का विषय है। तो सोशल मीडिया में धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलना, धर्म विशेष को नकारात्मक छवि के रूप में दिखाना, ये एक बहुत बड़ा संकट का कारण है जो आज के दौर में सांप्रदायिकता को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। इससे आगे जाकर यदि हम बात करें तो सरकार के द्वारा लिए गए कुछ निर्णय और देश के अंतर्गत की बनाई गई कुछ नीतियां भी हैं जो सही गलत से परे समुदाय विशेष के मन में संदेह पैदा करने का काम करती हैं। ठीक, जैसे जम्मू कश्मीर से 370 और 35A हटाने के निर्णय को भी एंटी मुस्लिम प्रोजेक्ट किया गया, वो है नहीं, प्रोजेक्ट किया गया। ठीक, या फिर ट्रिपल तलाक के कानून को लाने को मुस्लिम उलेमाओं ने, जो मुस्लिम महिलाओं के हित की बात थी, एंटी मुस्लिम की तरह प्रोजेक्ट किया। अब देखिए लगातार यदि 4-6 घटनाएं ऐसी होंगी तो मुस्लिम समुदाय का जो समझदार आदमी भी होगा बोलेगा नहीं यार इतनी सारी घटनाएं हो रही है, मतलब हमको टारगेट किया जा रहा है। उसके बाद राम मंदिर निर्णय के अंतर्गत भी बात की जाती है, हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, लेकिन ये कहा जाता है नहीं इसको मैनिपुलेट करके करवाया गया है। तो जम्मू कश्मीर का इंसिडेंट हो, कॉमन सिविल कोड की बात हो, राम मंदिर का निर्णय हो, और फिर रिसेंटली आ जाता है वो कानून जिसमें साफ साफ कह दिया जाता है कि मुसलमानों के अलावा बाकी सारे धार्मिक अल्पसंख्यकों को हम भारत की नागरिकता देंगे। अब ये कानून भी प्रोजेक्ट किया जाएगा गलत तरीके से, हालांकि हम पूरे पाकिस्तान बांग्लादेश को कैसे नागरिकता दे देंगे, और वैसे भी माइनॉरिटीज ही इन देशों में वो हैं जो उत्पीड़ित हैं, और ये कानून बना है उत्पीड़ित माइनॉरिटीज जो हैं उनको संरक्षण देने के लिए, नागरिकता देने के लिए। तो एक दृष्टि से सही है, लेकिन जब ये सारी चीजें एक साथ एक धारा में होती हैं तो नेचुरली द इमेज ऑफ गवर्नमेंट, या ये भाव जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो माइनॉरिटी जो है उनके उत्पीड़न में शामिल है, मेजॉरिटी अपीजमेंट के लिए काम कर रही है, मेजॉरिटी। और उसके बाद भारत में जो समय समय पर चुनाव होते हैं, तो 2014 के बाद तो मुझे लगता है पंचायत का चुनाव भी हिंदू मुसलमान हो गया। कब चाय पर चर्चा गाय पर चर्चा में बदल जाती है, कब रोड सड़क बिजली की बात, ठीक है ना, कब्रिस्तान पर पाकिस्तान पर चली जाती है, हम जानते ही नहीं। अब हमारे चुनाव 3 ही चीजों पर लड़े जाते हैं, गाय, मुसलमान, पाकिस्तान। तो जब देश में लोकल इलेक्शन से लेकर नेशनल इलेक्शन गाय, पाकिस्तान, मुसलमान पर लड़े जाएंगे तो समुदाय विशेष का इससे उद्वेलित होना बहुत स्वाभाविक है, और फिर इससे दोनों धर्म के कट्टरपंथियों का मनोबल बढ़ता है, और ये मनोबल बढ़ाकर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हुए देश के अंदर सांप्रदायिकता को फैलाने की कोशिश करते हैं। और इसके लिए जिम्मेदार हमने कहा राजनेता हैं, और इसका फल कौन भोगेगा? आम जनता, क्योंकि इनसे होने वाले दंगों में कोई भी क्षति ना उन नेताओं को ना उनके परिवार वालों को होती है, उनके बच्चे तो फॉरेन कंट्रीज में पढ़ रहे हैं, सारा नुकसान आम जनता को उठाना पड़ता है। रिसेंट दिल्ली दंगों के अंतर्गत भी यदि आप देखेंगे, ठीक है, तो निरीह आदमी को नुकसान हुआ, उसे उकसाने वाले नेताओं का तो सम्मान ही हुआ बाद में। और इसलिए 2014 के बाद का जो दौर है वो हम ये कह सकते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता के किसका दौर है? चरम का दौर है। इसी चरम के दौर में हम कुछ ऐसी परिस्थितियों को उभरते देख रहे हैं जिस बात को साबित करती हैं कि अब भारत में सांप्रदायिकता लोगों के विचारों में बैठ चुकी है। हेट स्पीच, ये शब्द सुना होगा आपने, अब हर जगह दिखाई देती है। सोशल मीडिया, अफवाहें धर्म विशेष के खिलाफ, ये हर जगह दिखाई देती हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण जो दिखता है वो मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा हत्याएं। जब क्रुद्ध भीड़, लोगों की भीड़ इकट्ठी होकर सांप्रदायिक आधार पर दूसरे धर्म के लोगों की हत्या करने लगे, तो इससे बड़ी पीड़ा की कोई बात नहीं हो सकती। ये वो दौर है जहां हर छोटी बड़ी चीज जिहाद हो सकती है। कहानी लव जिहाद से शुरू हुई और अभी कोविड जिहाद पर खत्म होगी ऐसा नहीं है। तो यहाँ वायरस भी जिहाद हो जाता है, यहाँ लव भी जिहाद हो जाता है। यहाँ हर चीज जो होती है उसे धर्म के एंगल से प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती है, उसे हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश की जाती है। ये दिखाता है
कि दो समुदायों के बीच सहिष्णुता समाप्त हो चुकी है। इसी को इंटॉलरेंस कहते हैं, और इस इंटॉलरेंस को कहने वाला मैं या आप एकमात्र नहीं है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी ने अपने संबोधन में कहा था कि हाँ, समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है, और हमारे नारायण मूर्ति जी ने भी इस बात को स्वीकारा था कि असहिष्णुता बढ़ रही है। हालांकि हिंदुओं द्वारा कहे गए इन कथनों का हम क्या वो नहीं का संज्ञान नहीं लेते, लेकिन यही बात इरफान खान कह देते, अब नहीं है वो, या आमिर खान कह देते, या जावेद अख्तर जब कह देते हैं, तो हम उनका पाकिस्तान का टिकट तुरंत कटा देते हैं। तो आपको हमको बैठकर गंभीर रूप से सोचने की ज़रूरत है कि क्या स्वतंत्रोत्तर काल में वर्तमान दौर या पिछले 5-7 सालों का दौर वो सबसे गंभीर दौर है जब समाज में सबसे ज़्यादा सांप्रदायिकता है। आप स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में होंगे कि ऐसा है या नहीं है। ठीक, तो इस प्रकार स्वतंत्रोत्तर सांप्रदायिकता में आपसे कई तरीकों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला ये कि स्वतंत्रता के बाद के दौर में सांप्रदायिकता में एक उतार क्यों दिखता है। फिर ये कि भारत में सिख सांप्रदायिकता एक स्वाभाविक सांप्रदायिकता के तौर पर नजर क्यों नहीं आती है। एक ये भी हो सकता है, अब अभी पूछा जाए, मुझे पता नहीं कि क्या भारत में बाबरी मस्जिद आंदोलन या राम जन्मभूमि आंदोलन की सांप्रदायिकता के संदर्भ में कोई भूमिका देखी जा सकती है। एक ये भी प्रश्न हो सकता है कि बाबरी मस्जिद डिमोलिशन ने भारत की सांप्रदायिकता को नया आयाम कैसे दिया। एक ये भी प्रश्न हो सकता है कि क्या गुजरात दंगों के बाद भारत में सांप्रदायिकता की प्रवृत्तियां बदलती हैं। और सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन हो सकता है कि भारत में वर्तमान दौर की सांप्रदायिकता राज्य प्रेरित है। इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? क्या वास्तव में राज्य इसके लिए जिम्मेदार है? तो आपका भाव यही होना चाहिए कि डायरेक्टली जिम्मेदार कहलाना उचित नहीं है, लेकिन राज्य द्वारा किए गए कार्यों से संदेह जरूर पैदा होता है, जिसमें हमने कहा कि कानूनों की बात होगी। अब जैसे नाम बदलना ले लीजिए आप, ठीक है ना। अब कुछ लोग इसको कहेंगे कि बिल्कुल सही बात है, पहले बदले गए थे तो अभी भी बदले जा रहे हैं, लेकिन आप शहरों के नाम बदलना, इमारतों के नाम बदलना, सड़कों के नाम बदलना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं तो इस ढंग से देखी जाएंगी ना, दैट सिस्टमेटिकली गवर्नमेंट इज टारगेटिंग वन पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी। मैंने कहा ये घटनाएं एक के बाद जब एक होती हैं तो एक संदेह का भाव पैदा होता है। अब देखिए, भारत में जो सांप्रदायिकता वर्तमान में है या नहीं, इसका निर्णय आप स्वयं कर सकते हैं, लेकिन यदि आप ये मानते हैं कि वर्तमान दौर में भारत में सांप्रदायिकता है, ठीक है, तो फिर हम उसके कारणों को अलग अलग चरणों में अलग अलग तरीकों से देखते हैं। यदि हम उसके कारणों को समाहित करना चाहें तो आप ऐसा कह देंगे कि सांप्रदायिकता के पीछे ऐतिहासिक कारण है। इसमें आप ब्रिटिशकालीन सांप्रदायिकता विभाजन की त्रासदी को लेंगे। सांप्रदायिकता के बीच ऐतिहासिक के बाद दूसरा सबसे बड़ा कौन सा कारण है? सांस्कृतिक कारण है। जब कोई समुदाय अपनी पहचान को लेकर मुखर होगा तो सांप्रदायिकता बढ़ेगी। इसमें आप कट्टरपंथ का उल्लेख कर सकते हैं, यहाँ विभाजन की त्रासदी का ब्रिटिश काल का, यहाँ आप कट्टरपंथ का उल्लेख कर सकते हैं। ठीक, सांप्रदायिकता में तीसरा महत्वपूर्ण कारण, मैं समराइज कर रहा हूँ, बाकी चरणों में हमने बात कर ली है, राजनीतिक मान सकते हैं, जिसमें आप ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की राजनीति को एक कारण बनाएंगे, पोलराइजेशन अपीजमेंट। इसके बाद आप प्रशासनिक कारण ले सकते हैं, जिसमें आप राज्य प्रेरक के तौर पर होता है, जैसा कि आरोप लगा सिख दंगों में, गुजरात दंगों में, वो बता सकते हैं ये है पोलराइजेशन एंड अपीजमेंट, यानी तुष्टीकरण। ठीक है, ये हमने कहा कट्टरपंथ से जुड़ा है। या फिर आप सांप्रदायिकता के पीछे मनोवैज्ञानिक कारण भी बता सकते हैं, और ये बताइए कि जब इस देश के लोगों में देश के लिए नहीं अपने समुदाय के लिए ज़्यादा प्रेम होगा, यानी जो भारत के हित पर हिंदू मुसलमान हितों की बात करेगा, ये परराष्ट्रवाद भी सांप्रदायिकता का कारण बनेगा। इसके बाद आप सांप्रदायिकता के पीछे, आपको ये अजीब लगेगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, आर्थिक कारण बता सकते हैं। और आप बताइए कि जब देश में ज़्यादा बड़ी जनता बेरोजगार होती है, भीड़ द्वारा हत्या में सुप्रीम कोर्ट ने माना है, तो अब समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, तो करते हैं दंगे लेके नेता का नाम। तो बेरोजगारी एक कारण है जिसके कारण सांप्रदायिकता फैल रही है। और फिर एक में ही लेना है तो आप सांप्रदायिकता के पीछे तकनीकी कारण भी बताइए, जिसमें आप सोशल मीडिया से लेकर मीडिया की भूमिका, मैं तो कह रहा हूँ टीवी चैनल्स की भूमिका को, न्यूज़ चैनल्स की भूमिका को आप सांप्रदायिकता फैलाने के लिए जिम्मेदार नहीं मानते। जिसने अभी कोविड के दौरान भरपूर प्रयास किया कि वो फेक न्यूज़ फैलाकर इस कोविड को जिहाद के रूप में प्रस्तुत करे। इवन सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हमारे न्यूज़ चैनल अपनी जिम्मेदारी ढंग से नहीं निभा रहे हैं, बल्कि फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, जिससे समाज का सौहार्द प्रभावित हो रहा है। तो इसके पीछे तकनीकी कारण है, जहां मीडिया, सोशल मीडिया की भूमिका देखी जा सकती है। तो आप ये सब कारणों के अंतर्गत बताएंगे। कारण के बाद अगले हिस्से में सांप्रदायिकता के दुष्प्रभाव हैं। देखिए, संप्रदायवाद हो, जातिवाद हो, उग्रवाद हो, आतंकवाद हो, प्रभाव तो मोरलेस सेम ही होते हैं, ठीक, लेकिन फिर भी यदि आपसे पूछें तो आप किसी भी चीज़ के दुष्प्रभाव कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, फिर वही देश की आंतरिक सुरक्षा पर दुष्प्रभाव, क्योंकि हमारा सिलेबस यही है कि संप्रदायवाद से देश की आंतरिक सुरक्षा कैसे खतरे में पड़ जाएगी। तो संप्रदायवाद से देश की आंतरिक सुरक्षा इसलिए खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि इससे देश के अंदर असंतोष की भावना जागेगी, इससे देश के अंदर वंचना की भावना जागेगी, इससे देश के अंदर विद्रोह की भावना जागेगी। और ये
असंतोष, वंचना और विद्रोह को स्वर देकर जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इस देश में, ठीक, जन आंदोलन करवा सकते हैं, वो इस देश में गृह युद्ध की स्थितियों को ला सकते हैं, सिविल वॉर की स्थितियों को ला सकते हैं, वो इस देश में स्लीपर सेल तैयार कर सकते हैं, वो देश में आतंकवाद, उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं को जन्म दे सकते हैं। जैसे मुजफ्फरनगर जो वेस्टर्न यूपी में दंगे हुए थे, उसके बाद ये देखा गया कि बहुत बड़ी संख्या में आतंकवादी कश्मीर के वो जो मुस्लिम युवक हैं, आतंकवादियों ने उन्हें कश्मीर से और आईएस में भर्ती किया। तो ये उग्रवाद को कहीं ना कहीं जन्म देता है, ठीक। तो ये आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है कि नहीं? तो ये सारी चीजें ये दिखाती हैं कि इससे आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी, या देश में लगातार दंगे होंगे, हड़तालें होंगी, विद्रोह होगा। तो ये सब सांप्रदायिकता से उभरी आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियां हैं। आंतरिक सुरक्षा की इसी चुनौती में एक शब्द यूज किया जाता है जो कई बार प्रश्न के तौर पर भी आया है शायद, उसको कहते हैं ढाई मोर्चे की लड़ाई। अब ये शब्द समझिए, ढाई मोर्चे की लड़ाई ये कहती है कि भारत की जब भी लड़ाई होगी तो चीन और पाकिस्तान साथ आ जाएंगे, तो ये दो हो गए। लेकिन इन दोनों का साथ देने के लिए देश के अंदर से, देश से, सरकार से नाराज लोग साथ में आ जाएंगे, और ये जो देश के अंदर के गद्दार, देश के अंदर के विद्रोही, देश के अंदर के वंचित लोग, या देश के अंदर के सरकार व्यवस्था से नाराज लोग लड़ाई में सामने आएंगे, तो भारत को ढाई मोर्चे की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, दो मोर्चे की बाह्य सुरक्षा की लड़ाई और आधे मोर्चे की आंतरिक सुरक्षा की लड़ाई। तो इसी को कहा जाता है कि चीन, पाकिस्तान और देश के अंदर विद्रोह की चुनौतियां ही ढाई मोर्चे की लड़ाई होंगी, जिसके कारण संकट होगा। इसके अलावा इसी असंतोष, वंचना, विद्रोह से दंगे के अलावा मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा हत्या की समस्या भी दिखाई देगी, जो आंतरिक सुरक्षा की चुनौती के तौर पर देखी जा सकती है। तो दंगे हैं, भीड़ द्वारा हत्या है, उग्रवाद को बढ़ावा देना है, स्लीपर सेल को तैयार करना है, सिविल वॉर की स्थितियों को लाना है, नए जन आंदोलनों को पैदा करना है, और देश को ढाई मोर्चे की लड़ाई में झोंक देना है। ये सारी घटनाएं आप ये कहेंगे संप्रदायवाद से जन्म लेंगी। क्लियर है? आंतरिक सुरक्षा के अलावा जो संप्रदायवाद है वो देश पर एक विकास और छवि के लिए भी संकट पैदा करता है। विकास का संकट इसलिए है कि देश में भय का मनोविज्ञान होगा तो देश में निवेश नहीं होगा, और निवेश नहीं होगा तो फिर आपके रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा, उत्पादन नहीं होगा। इसके अलावा विकास का संकट इसलिए भी माना जाता है कि जब किसी देश में आप ये कहेंगे संप्रदायवाद जैसी परिस्थितियां होंगी तो इंटरनेशनल लेवल पर उसकी छवि खराब होगी, तो उसे फंड मिलना हो, उसे इन्वेस्टमेंट मिलना हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आना हो, ये सारी परिस्थितियां नहीं बन पाएंगी। तो कोई भी अलगाववादी, उग्रवादी या सुरक्षा की चिंता से जुड़ा जो आंदोलन है वो क्षति पहुंचाएगा। एक तीसरे लेवल पर बात करो, जो नया विकास नहीं होगा वो तो एक बात है, लेकिन जब सांप्रदायिकता फैलेगी तो फिर जो देश में पुराना विकास हो चुका है, तो सांप्रदायिक दंगों में, अब मान लीजिए अभी दिल्ली दंगों में कितनी सड़कें उखाड़ी गई, कितने खंभे तोड़े गए, कितनी बसों को जलाया गया, तो ये आर्थिक नुकसान है कि नहीं? तो आर्थिक क्षति के अंतर्गत, विकासात्मक क्षति के अंतर्गत आप जनधन की हानि को भी व्यापक पैमाने पर बता सकते हैं। और फिर तीसरे लेवल पर आप ये कहिए कि सांप्रदायिकता का प्रभाव भारत की सामाजिक संस्कृति पर नजर आता है, कंपोजिट कल्चर पर नजर आता है। और सामाजिक संस्कृति पर यह असर नजर आता है कंपोजिट कल्चर पर कि अब हमारे समाज में सर्वधर्म समभाव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुम्बकम जैसे मूल्य दरकिनार कर दिए जाते हैं। अब हमारे समाज में हिंदू मुस्लिम एकता की बातें, यूनिटी की बातें अर्थहीन नजर आती हैं। अब हमारे देश में जो त्योहारों को एक साथ मनाना है, जो सामाजिक संबंधों को लेकर आगे चलना है, वो परिस्थितियां दिखाई नहीं देती। एक दूसरे के धर्म के प्रति, भाषा के प्रति, जीवन शैली के प्रति घृणा की भावना जन्म लेती है। मतलब समाज का सौहार्द, समाज का विश्वास प्रभावित होता है। ये सांप्रदायिकता से उभरी चुनौती है। और इसी चुनौती को आंतरिक सुरक्षा के लेवल पर तो ये बोलेंगे हम सुरक्षात्मक चुनौतियां, ये होंगी आर्थिक चुनौतियां, ये होंगी सामाजिक चुनौतियां। फिर आप एक लेवल पर ले जा सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि सांप्रदायिकता के राजनीतिक परिणाम भी दिखते हैं। इस सांप्रदायिकता से जिन दलों को फायदा होता है वो दल इस राजनीति को और आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। तो ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण की राजनीति सांप्रदायिकता का कारण भी है और परिणाम भी। ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की राजनीति सांप्रदायिकता का एक कारण भी है, वो लाती भी है, और ये सांप्रदायिकता का परिणाम भी है। यानी ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण से सांप्रदायिकता आती है, और जब सांप्रदायिकता आती है तो जो ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण करते हैं उनको फायदा होता है, तो आगे और ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण करेंगे। जब उनको पता है कि इस देश की जनता वोट चाय के नाम पर नहीं, गाय के नाम पर देती है, विकास के नाम पर नहीं, पाकिस्तान कब्रिस्तान के नाम पर देती है, जब इस देश की जनता का वोट हिंदू मुसलमान के नाम पर ही पड़ता है, तो राजनेता आपसे सड़क, बिजली, संचार पर वोट क्यों मांगेगा? ये बहुत सरल सी बात है। जब हम राजनीतिक दलों पर आरोप लगाते हैं कि भाई
आप विकास की राजनीति क्यों नहीं करते, आप सांप्रदायिक राजनीति क्यों करते हैं? तो आई रिमेंबर वन फाइन डे वन ऑफ माई पॉलिटिशियन फ्रेंड टोल्ड मी कि भाई हम वही, हमारी और मीडिया की स्थिति में कोई अंतर नहीं है। उसने कहा मीडिया वही दिखाता है जो जनता देखना चाहती है, और हम वही बताते हैं जो जनता सुनना चाहती है। जिस देश की जनता, यदि इस देश की जनता सड़क बिजली पानी पर वोट देने लगेगी तो हम वही करेंगे, लेकिन वाजपेयी जी ने करके देख लिया था, ऐसा होता नहीं है। कितनी अच्छी सरकारें चलाने के बाद वो गिर गई, क्योंकि ये देश की जनता अभी भी संकीर्ण धार्मिक आधारों पर ज्यादा वोट देती है बजाय विकास के। ऐसा कहकर मैं लोकतंत्र का अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इतिहास देख लीजिए, जब देश का बहुसंख्यक मेजोरिटी वोटिंग जो है वो क्या कहेंगे संवेदनशील विषयों पर होता है, डेवलपमेंटल विषयों पर नहीं होता है, तो राजनेता भी ऐसा करने के लिए मजबूर हैं। और इसलिए मैंने कहा कि ध्रुवीकरण तुष्टीकरण की राजनीति सांप्रदायिकता का कारण भी है और सांप्रदायिकता को लाने वाला परिणाम भी है। इस ढंग से बताया जा सकता है। तो यही इसके क्या हैं, प्रभाव हैं। वर्तमान में गहराने की परिस्थितियां मैं आपको बता चुका हूं। तो अब आखिरी हिस्से में हमें ये बात करना है कि सांप्रदायिकता को रोकने के लिए इस सरकार ने क्या प्रयास किए हैं और क्या किया जाना चाहिए। तो यदि हम भारत में सांप्रदायिकता को रोकने के लिए किए गए प्रयासों पर बात करें कि कौन कौन से काम किए गए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि प्रयासों में संवैधानिक प्रयास हैं, जिसके अंतर्गत हमारे संविधान में प्रस्तावना में या फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने की बात है, अल्पसंख्यकों को संरक्षित करने की बात है। इसके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स में 14 से 9, ठीक है ना, 18 के बीच जो अधिकार हैं, समानता के अधिकार, या ठीक है, ये भी दिखाते हैं कि हम धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो 14, 15, 16, तो आप संविधान में फंडामेंटल राइट्स को आधार बनाकर ये बताइए कि किस प्रकार भारत में माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यकों को संरक्षित करने की कोशिश की गई है, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ सांप्रदायिकता की घटनाएं अधिक दिखती हैं। संवैधानिक प्रयासों के बाद यदि हम वैधानिक प्रयासों पर जाएं, लीगल फ्रेमवर्क हमारे पास क्या है, या लीगल तरीके से हमने किस ढंग से इनको संरक्षित करने की माइनॉरिटीज को कोशिश की है, तो आप बताएंगे कि वैधानिक के अंतर्गत माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया है। अल्पसंख्यक आयोग को कानूनी दर्जा देने का हमने काम किया है, ठीक। तो आप इसे वैधानिक संस्थागत दोनों लेवल पर ले लीजिएगा। तो हमारे देश में माइनॉरिटी कमीशन है, केंद्र में भी होता है और राज्य में भी होता है। माइनॉरिटी कमीशन यदि आपको याद ना रहे तो आप NHRC की बात कीजिए, ये तो मानव अधिकार अधिनियम, ठीक है, 1990 के तहत नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। तो मानव अधिकार आयोगों का हमने गठन किया है, ये भी संस्थागत रूप में काम करते हैं। इसके अलावा कई NGOs हैं जो इस संदर्भ में काम कर रहे हैं मानव अधिकारों की रक्षा के लिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का नाम सुना होगा, ये इंटरनेशनल NGO है जो इस संदर्भ में काम कर रहा है। तो हमारे पास संस्थागत उपाय भी हैं जिनके माध्यम से हम माइनॉरिटी प्रोटेक्शन की या माइनॉरिटीज के संरक्षण की बात करते हैं। संवैधानिक वैधानिक के बाद यदि हम नीतिगत सरकारी प्रयासों की बात करें, तो भारत सरकार की ये नीति है कि माइनॉरिटीज को सुरक्षित और संरक्षित महसूस करवाया जाए। और इसी संदर्भ में रिसेंटली आपने सुना होगा सच्चर आयोग की सिफारिशें आई थी। माइनॉरिटीज के लिए बहुत बड़ा आयोग माना जाता था, जिसके आधार पर मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने 15 पॉइंट प्रोग्राम ऑफ माइनॉरिटीज अपलिफ्टमेंट, तो सच्चर आयोग का गठन 2005 में किया गया। और इस आयोग की सिफारिशों पर मनमोहन सिंह सरकार ने 15 सूत्री कार्यक्रम चलाया था, इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा एक और आयोग रंगनाथ मिश्र आयोग, इसीलिए मनमोहन सिंह सरकार पर लगता है कि वो देखो माइनॉरिटीज के लिए कितना कर रही है, मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है। माइनॉरिटीज में हालांकि मुस्लिम अकेले नहीं आते हैं। तो 2007 में रंगनाथ मिश्र आयोग बना था और उस आयोग ने एक समान अवसर आयोग बनाने की बात की थी, हालांकि अभी बना नहीं है मेरी जानकारी में। इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन, मतलब ये कहीं ना कहीं मानता था कि भारत में माइनॉरिटीज को बराबर हक नहीं मिल रहे हैं, तो मुसलमानों के सामाजिक आर्थिक हितों के लिए मुस्लिम और अन्य माइनॉरिटी समुदाय के सच्चर आयोग बना। सच्चर आयोग ने यह एनालाइज किया कि मुस्लिम समाज विकास की मुख्य धारा से पृथक क्यों हो गया है और उसके विकास के लिए क्या करना चाहिए, जिस पर मनमोहन सिंह ने 15 पॉइंट प्रोग्राम चलाया। और इसके अलावा समान अवसर आयोग की शिकायत की, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभावों को रोकने का क्या करे, काम करे। वर्तमान सरकार, जिसको हम कहते हैं कि माइनॉरिटीज के संदर्भ में सोचती नहीं है या माइनॉरिटीज के लिए काम नहीं करती है, मैं आपकी जानकारी के बल ये बताऊं कि मोदी जी ने 2014 में सत्ता संभालने के बाद जो पहली योजना चलाई थी वो उस्ताद योजना थी। ये प्रारंभिक शुरुआती योजनाओं में से थी। ये मुस्लिम युवकों के स्किल डेवलपमेंट की योजना थी। मोदी जी गवर्नमेंट में भी एक अलग से विभाग है जिसका नाम है माइनॉरिटीज अफेयर्स डिपार्टमेंट। मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं शायद उसके प्रमुख,
तो एक अलग विभाग काम करता है जो अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के रूप में है, जो अल्पसंख्यक हितों के लिए काम करता है या अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काम करता है। तो यदि एक अलग आयोग है तो इससे बड़ी बात कुछ और नहीं हो सकती। इसके अलावा यदि आप देखें तो जो विभिन्न दंगे हुए हैं उन दंगों की जांच के लिए भी सरकार ने समय समय पर आयोग बनाए हैं। जैसे सिख दंगों की जांच के लिए नानावती कमीशन, गुजरात दंगों की जांच के लिए बनर्जी कमीशन। तो नानावती आयोग, बनर्जी आयोग, इनकी आप बात कर सकते हैं। वर्तमान सरकार ने तो सिख दंगों के मामलों पर जो क्लीन चिट मिली हुई थी उसको रिव्यू करने के लिए फिर से अभी कार्यवाही शुरू की है। तो जांच आयोगों के माध्यम से समय समय पर दंगों के पीड़ित जो कल्प्रेट्स हैं उन्हें सजा दिलाने का काम भी सरकारी नीति का ही एक हिस्सा है। इसके अलावा 2011 में एक अलग से बिल लाया गया था जिसे कम्युनल वायलेंस बिल कहा गया था, यानी सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए भारत में कोई अलग से कानून नहीं है। अब हिंसा के दौरान हत्या हो गई तो 302 ले लिया, इसके दौरान क्या अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया तो 307 ले लिया, ठीक, दंगा फसाद फैला दिया तो 149 ले लिया। यानी आईपीसी की अलग अलग धाराएं पकड़ के हम अपराध पंजीबद्ध करते हैं। तो ये कहा गया कि एक अलग से कानूनी बनाया जाना चाहिए जो सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए हो। 2011 में ये कानून बहुत चर्चित हुआ था और ये कहा गया था कि इस कानून के द्वारा भारत में मुसलमानों को पीड़ित और हिंदुओं को दंगाई बनाने का प्रयास है, क्योंकि यहाँ पर जो कानून बना था उसकी परिभाषा में मेजोरिटी कम्युनलिज्म का उल्लेख था, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म का नहीं था। मतलब ये बताया गया था, उसका भाव ये था, हालांकि पूरा ड्राफ्ट हमने ऐसा पढ़ने में आया नहीं, लेकिन उसमें कहा गया कि उसमें हिंदुओं को सांप्रदायिक दिखाने की कोशिश थी, इसलिए विपक्षी दलों का तीव्र विरोध हुआ और उसको लागू नहीं किया जा सका। वर्तमान सरकार से उम्मीद थी कि वो एक ऐसा कानून लाएगी जो तटस्थ हो, जो सांप्रदायिक दंगा करने वालों को हिंदू मुसलमान नहीं एंटी नेशनल की तरह देखती हो। लेकिन वर्तमान सरकार के भी अपने हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि यदि वो ऐसा कानून ले आएंगे तो फिर हिंदुओं को सांप्रदायिक नहीं हो सकते इस स्टैंड से वो बाहर कैसे निकल, इस स्टैंड को वो कैसे एस्टैब्लिश करेंगे, क्योंकि दंगाई तो हिंदू भी हो सकता है और मुसलमान भी। अब ये सरकार कहती है कि सिर्फ मुसलमान दंगाई हो इस रूप में दिखे, पिछली सरकार कहती थी हिंदू दंगाई इस रूप में दिखे। जब तक ये लोग अपने वोट बैंक के चलते स्वार्थी कानून बनाने की बात करेंगे तब तक सांप्रदायिक हिंसा पर लगाम नहीं लग सकती। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सांप्रदायिक हिंसा पर एक तटस्थ कानून लाकर ही हम सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए एक माहौल बना सकते हैं। इसके अलावा हमने जो जो कारण बताए थे उन सारे कारणों पर काम करना पड़ेगा। राजनीतिक दलों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट बनाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा धर्म की राजनीति ना करने के जो आदेश है उन्हें कठोर रूप से लगाना चाहिए। ठीक, ये बहुत जरूरी है कि इसके बाद भी यदि कोई राजनेता, चाहे वो प्रधानमंत्री या विपक्ष का नेता ही क्यों ना हो, यदि धर्म के नाम पर चुनावों में बरगलाने की कोशिश करता है तो उनके चुनाव लड़ने से लेकर सदस्यता रद्द होने तक कार्रवाई की जाए। यदि टीएन शेषन बाल ठाकरे का राइट टू वोट छीन सकता है तो अभी चुनाव आयोग को थोड़ा रीढ़ की हड्डी दिखाने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा सांप्रदायिकता चुनाव के दौरान ही फैलती है। अभी आपने सुना होगा कि थोड़े दिन पहले दिल्ली में चुनाव हुए थे, तो ये कहा गया कि अभी कुछ दिन तक दिल्ली में हिंदू खतरे में था, अब थोड़े दिन बाद बंगाल में खतरे में होगा। वो तो भला हो कोविड का, नहीं तो अभी कई राज्यों में हिंदू या मुसलमान खतरे में हो गया होता। ये हमारे राजनेता समय समय पर खतरे में करते हैं। अभी दिल्ली में हिंदू को कोई खतरा नहीं है, थोड़े दिन पहले तक खतरा था, अब वो केजरीवाल के अंडर भी सुरक्षित है। अभी बंगाल के अंदर असुरक्षित है, बंगाल में चुनाव हो जाएगा तो उड़ीसा में असुरक्षित हो जाएगा। तो यहाँ पर राजनेताओं के स्पीचेस जो हैं उन पर लगाम लगाने की जरूरत है। सोशल मीडिया रेगुलेशन अपने आप में एक बड़ा रेगुलेशन हो सकता है। व्हाट्सएप के अंतर्गत अब काम भी किए गए हैं। आपने सुना होगा कि जो मैसेजेस को भेजने वाली बात है, फॉरवर्ड करने वाली, पहले 5 की लिमिट थी, अब 1 की लिमिट कर दी गई है। एडमिन के से जुड़ी जो बातें हैं तो उन सबको बताया गया है। ठीक है, इसके अलावा ये देखने की जरूरत है कि तकनीक का दुरुपयोग ना हो। तो बेसिकली आपको डर पैदा करना होगा सांप्रदायिकता फैलाने वालों में, और सरकार को ये दिखाना पड़ेगा कि वो हमारे लोग हों या दूसरे लोग हों, यदि कोई सांप्रदायिकता फैलाएगा तो उससे कठोरता से निपटा जाएगा। सरल भाषा में मैं कहूँ तो मोदी जी ने 2019 में नई शपथ लेते समय जो कहा था कि अब मेरा लक्ष्य है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस विचार को अब कहने की नहीं, जीने की, जताने की नहीं, निभाने की जरूरत है। जब तक ये विचार साकार नहीं होगा देश में सांप्रदायिकता की परिस्थितियां बनी रहेंगी, और विश्वास जीतने के लिए आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। आप एक कठोर तरीके से किसी समाज का विश्वास नहीं जीत सकते जो पहले से ही आपको क्या कहेंगे शंका की निगाह से देखता है, क्योंकि आपके इतिहास में सब कुछ साफ साफ या साफ सुथरा नहीं है। सुझावों के तहत मैंने सबसे पहली बात तो यही कही कि भारत के राजनीतिक दलों और राजनेताओं के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और उनकी कठोर निगरानी, नियंत्रण होना चाहिए और उन्हें दंडित करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, हमने सोशल मीडिया रेगुलेशन की बात कही, और वो सारे सोशल मीडिया के अंग जिनके माध्यम से हेट स्पीच, फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, अफवाहें फैलाई जा रही है, उन्हें रोकने वाली बात थी। तीसरे लेवल पर ना सिविल सोसाइटी की भूमिका हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर समाज में, हर समुदाय में कुछ प्रतिनिधि तत्व होते हैं, और ये देखा जाता है कि यदि आप कल को कलेक्टर बनेंगे, डिप्टी कलेक्टर बनेंगे,
तो आपसे ये कहा जाता है कि आप दंगा रोकने के लिए पहला काम क्या करेंगे, तो ये कहा जाता है कि समुदाय के प्रतिनिधि लोगों को बुलाकर आपस में बातचीत करवाएंगे। तो ये सबसे प्रभावी तरीका होता है कि आप समाज के प्रतिनिधि समूहों को के साथ संपर्क में रहें, सिविल सोसाइटी के अंग सरकार और उन प्रतिनिधि समूहों के बीच एक सेतु का काम करें, और जब जरूरत हो उन प्रतिनिधि समूहों को बुलाकर जिनकी आवाज या जिनके आह्वान पर जनता शांत होने के लिए तैयार होती है, उनको हमें प्रयोग में लाना पड़ेगा। ठीक, मीडिया रेगुलेशन, न्यूज चैनल रेगुलेशन की बहुत जरूरत है, वो मीडिया के अंतर्गत हम अलग से पढ़ेंगे कि मीडिया सुरक्षा की चुनौतियों को उसी ढंग से ला रही है, उस पर बात की जा सकती है। एक और उपाय मुझे लगता है कि वो रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ा है। आप ये मानिए, आप माने या ना माने, ये दंगों में से जुड़े लोग ऐसे लोग नहीं है जो अपना काम धंधा दुकान बंद करके जाके दंगे करते हैं। जब देश का एक बड़ा युवा वर्ग, देश का एक बड़ा समुदाय रोटी रोजी के अभाव में होगा, तो फिर उसे धर्म की अफीम सुंघाकर खिलाकर ही जिंदा रखा जाएगा। और इसलिए इस बड़े समुदाय को धर्म की अफीम से परे विकास की बयार से किससे जोड़ने की जरूरत है, और इसलिए रोजगार सृजन, स्वरोजगार, व्यस्त बनाना, ठीक है ना, सही रास्ते पर लाना, वो बहुत जरूरी है। सेकुलर एजुकेशन ये शब्द कहा बहुत बार जाता है लेकिन निभाया नहीं जा सकता। आपको ये जरूरी है कि आप अपनी धार्मिक शिक्षा दें। जैसे वर्तमान में योगी जी की सब सांप्रदायिक तौर पर आलोचना करते हैं, लेकिन यदि उन्होंने मदरसे में मॉडर्न सेकुलर अंग्रेजी एजुकेशन देने की बात की तो इसमें गलत क्या है? आप मदरसों में कुरान भी सीखिए और आप मदरसों में स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व के आदर्शवादी सिद्धांत भी सीखिए। यही स्थितियां मिशनरियों में भी होनी चाहिए, यही स्थितियां गुरुकुलों में भी होनी चाहिए। हमारे चर्च, हमारे गुरुकुल, हमारे मदरसे जो हैं वो विद्वेष फैलाने के केंद्र थोड़ी हैं, वो तो आदर्श केंद्र हैं जो शिक्षा देना चाहते हैं, जो लोगों को अच्छा इंसान बनाना सिखाते हैं। तो हमारे शैक्षणिक संस्थाओं में दी जा रही शिक्षा जो है, धार्मिक शिक्षा को नियंत्रित, प्रतिबंधित या परिमार्जित करने की जरूरत को भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाना चाहिए। ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, सामाजिक आर्थिक विकास, विशेषकर उस तबके का जिस तबके में विकास की स्थितियां कमजोर हैं। माना जाता है कि भारत में मुसलमान अन्य समुदायों की तुलना में सामाजिक आर्थिक रूप से शिक्षा के तौर पर, रोजगार के तौर पर, धन के तौर पर पिछड़ा हुआ है। तो उसे बराबरी के लेवल पर लाने के लिए अलग से जो प्रयास किए जा रहे हैं, उन प्रयासों को आगे ले जाने की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरत है भारत में फिर एक बार भक्ति और सूफी की बयार को लाने की। आज हमारे भक्ति संत, हमारे जो संत हैं, हमारे जो मौलाना हैं, हमारे जो उलेमाज हैं, ये हमारे जो पादरी हैं, ये सर्वधर्म संभाव नहीं सिखा रहे हैं, ये कट्टरपंथ सिखा रहे हैं। तो ये समय आ गया है कि अब हमें कबीर की परंपरा को, रैदास की परंपरा को, गुरु नानक की परंपरा को पुनः जीना होगा, पुनः जिंदा करना होगा। औलिया की परंपरा को, ठीक है, चिश्ती की परंपरा को फिर से जिंदा होना होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारत में यदि सांप्रदायिकता से निपटना है तो भारत को फिर एक बार भक्ति और सूफी संतों की जरूरत है। ये प्रश्न भी है और मेरा एक कंक्लूजन भी है। और अंततः आप स्वदेशी का याद कीजिए। जब बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने धार्मिक आधार पर किया था तो हमने रक्षाबंधन के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की थी, जहां हिंदू मुसलमान एक दूसरे की कलाई पर राखी बांधते थे। तो हमें अपने धार्मिक प्रतीकों, हमारे सामाजिक प्रतीकों के माध्यम से भी समाज में सौहार्द की मिसाल कायम करनी होगी। फिर एक बार हिंदू मुसलमान रक्षाबंधन और ईद साथ में मनाएं, ऐसा उदाहरण देकर हम काम कर सकते हैं। ये हमको करने की जरूरत है। जिस दौरान दंगों में हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मार काट रहे होते हैं, उसी दौरान कई हिंदू मुसलमान एक दूसरे को बचा भी रहे होते हैं। अभी के दंगे हों या पहलों के दंगे, हमारे मीडिया को, हमारी सरकार को उन उदाहरणों को सामने लाना चाहिए जो समाज को प्रेरित करें एक दूसरे से जुड़ने के लिए, ना कि तोड़ने के लिए। यही बात मैं हमारे सीरियल्स और फिल्मों के लिए भी कहूंगा। क्या जरूरी है सीरियल्स और फिल्मों में बार बार हिंदुओं को, मुसलमानों को कल्प्रिट दिखाने की, दंगाई दिखाने की? पिछले कुछ समय से तो दौर चल पड़ा है कि हिंदुओं को, पंडितों को दंगाई के तौर पर दिखाएंगे और मुसलमानों को किसके तौर पर, निरीह या प्रताड़ित के तौर पर। और इसे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, कला की स्वतंत्रता, आर्टिस्टिक फ्रीडम के नाम पर दिखाया जाता है। मैं कह रहा हूं कि फिराक जैसी मूवीज हों, है ना, जख्म जैसी मूवीज हों, भाई बहुत सारी मूवीज हैं अलग अलग, हर मूवी की अपनी एक भावना हो सकती है। और मैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसके खिलाफ नहीं हूं, पर मैं कह रहा हूं कि क्या जरूरी है ऐसी मूवीज बनाना या सीरियल्स दिखाना